There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. दोस्तों, आज हम भारत की राजनीति की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है सी जोसेफ विजय यानी विजय थालापति की। एक ऐसा नाम जो पहले फिल्मों में गूंजा करता था, लेकिन आज राजनीति का नया सुपरस्टार बन चुका है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार एक फिल्म स्टार कैसे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, और क्या यह सिर्फ लोकप्रियता का खेल है या इसके पीछे एक गहरी रणनीति काम कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप समझेंगे ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ दशकों से सिर्फ दो ही पार्टी का दबदबा रहा है। फर्स्ट आपकी पार्टी रही है डीएमके और सेकेंड आपकी पार्टी रही है एआईएडीएमके। इन दोनों पार्टियों के बीच ही सत्ता का खेल बदलता रहा है, मतलब कभी ये आए हैं तो कभी। और अगर दोस्तों हम जनता की बात करें तो जनता के पास विकल्प बहुत सीमित रहे हैं, लेकिन साल 2024 में अचानक एक नई पार्टी का उदय होता है, टीवीके। और इस पार्टी के नेता कोई पुराने राजनेता नहीं बल्कि एक फिल्म स्टार होते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को गहराई से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से विजय थालापति ने एक दिन में अपनी सरकार बना ली है, एक दिन में नहीं 2 साल में एक नई पार्टी बनाकर अपनी सरकार बना ली है और फर्स्ट ही चुनाव में अपने इतिहास रच दिया है, उसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो पे 1000 सब्सक्राइब करके आप भी मेरा इतिहास बना दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो पर 1000 सब्सक्राइब करा दीजिए। अभी हमें लगता है कि 300 के आसपास सब्सक्राइब है और आपसे टारगेट है कि 500 से 600 भी कर देंगे तो बहुत होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाते रहिए और वीडियो को लगातार पूरा फुल वॉच करते रहिए, तभी आपको पता चलेगी विजय थालापति की पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से उनका फिल्म स्टार से राजनीति में उदय हो गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब वाली बटन दबाएंगे तो मेरी आवाज़ भी और मजबूत होगी और इसी तरह हम आपके सामने ऐसे ही रिसर्च करके वीडियो लाते रहेंगे। तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और आइए पूरा वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि विजय ने सिर्फ 2 साल के अंदर अपनी पार्टी बनाई और अपने पार्टी को 2 साल के अंदर ही इतना मजबूत कर दिया कि 234 सीटों पर अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया और सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल भी हो गए। यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग था और शायद कहें तो जोखिम भी था, लेकिन विजय ने यहाँ सबसे बड़ा दांव खेला था कि उन्होंने ना जाति का सहारा लिया और ना ही धर्म का सहारा लिया। विजय की पहचान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो ईसाई हैं और उनकी जो माँ हैं वो हिंदू हैं, और वह खुद कहते हैं कि वह मंदिर, मस्जिद, दरगाह और चर्च हर जगह वो जाते हैं। आज की राजनीति में जहां पहचान ही राजनीति की सबसे बड़ी हथियार बन चुकी है, वहां विजय ने इस पूरे समीकरण को ही पलटकर रख दिया है। जनता के सामने वो खुद को एक धर्मनिरपेक्ष के चेहरे के रूप में पेश किया है। दोस्तों अब हम आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, विजय का बीजेपी के खिलाफ स्टैंड। विजय ने अपने हर भाषण में साफ कर दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि बीजेपी को वैचारिक दुश्मन बताया और कहा कि बीजेपी द्रविड़ आंदोलन के भावनाओं के खिलाफ काम करती है और विभाजनकारी राजनीति करती है। आज के समय में जब ज़्यादातर पार्टियां अंत में जाकर गठबंधन कर लेती है बीजेपी से, वहां विजय ने पहले ही अपनी लाइन जो है वह साफ खींच दी थी। இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஆளா தான் இந்த விஜய் எப்பவுமே இருப்பான்। और दोस्तों विजय थालापति ने अपने राजनीति का सबसे बड़ा निशाना एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को बनाया। उन्होंने खुलकर कहा कि डीएमके द्रविड़ आंदोलन के मूल विचारधारा से भटक चुकी है और जनता को एक नया विकल्प चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती डीएमके से ये हो गई थी क्योंकि उन्होंने शुरुआत में विजय को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, विजय का प्रभाव जो है वह भी बढ़ता गया। यह साफ दिखने लगा कि जनता अब बदलाव चाहती है। एक समय ऐसा आया जब हर घर में विजय के लिए 1 या 2 वोट की बात होने लगी और यह सिर्फ प्रचार नहीं था,
बल्कि ज़मीन पर दिखने वाली यह सच्चाई बन चुकी थी। विजय की फिल्मों ने भी उनकी इस छवि को और मजबूत किया था। वहीं दोस्तों उनकी फिल्म सरकार में उन्होंने चुनाव धांधली के खिलाफ लड़ने वाले किरदार को निभाया था और आज वही इंसान असली राजनीति में आकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा था। यह इमेज बिल्डिंग का सबसे बड़ा एक उदाहरण बन चुका था, जहां एक रियल लाइफ थी और वहां पर दूसरी तरफ एक रियल लाइफ का एक दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण बनता जा रहा था। सबसे यहाँ पे दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह रही कि विजय ने युवाओं को अपने सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उन्होंने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया, होलोग्राम रैलियां की, यहाँ तक कि बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया ताकि वह जहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर वो अपने डबल वालों को पहुँचा सकते थे। उन्होंने ड्रग जैसे मुद्दे को उठाया और वादा किया कि तमिलनाडु को एक ड्रग फ्री बनाएंगे और हर स्कूल को और हर एक कॉलेज में एंटी ड्रग बनाए जाएंगे। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनता ने आखिरकार विजय को क्यों चुना। तो दोस्तों इसका सबसे सीधा और सबसे आसान जवाब यहाँ पर यह है कि लोग डीएमके और एआईएडीएमके से थक चुके थे और उन्हें एक नया विकल्प चाहिए था। विजय ने वही दिया उन्हें, एक नई राजनीति, एक नया चेहरा और एक नई उम्मीद। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अब यहीं से शुरू होता है। क्या विजय अपने स्टैंड पर टिके रहेंगे या सत्ता के लिए वो किसी और से समझौता कर लेंगे? क्या यह जीत लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है या सिस्टम की कमजोरी का फायदा है? और क्या भारत की राजनीति में अब एक नया मॉडल का उदय हो गया है? अब दोस्तों सवाल यहीं से और बड़ा हो जाता है कि क्या विजय अपनी बातों पर टिके रहेंगे या राजनीति का वह पुराना खेल यहाँ पर भी दोहराया जाएगा? क्योंकि भारत की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले जो नेता सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं वही बाद में सत्ता पाने के लिए जाकर समझौता कर लेते हैं। लेकिन विजय थालापति ने जिस तरीके से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया, उससे यह सवाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि क्या वह सच में अलग रहेंगे, अलग होकर आगे बढ़ेंगे या आगे चलकर वह रास्ता अपना बदल देंगे। इसी बीच एक और दिलचस्प एंगल सामने आता है और वह है राहुल गांधी का। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने विजय के साथ आने की कोशिश की थी चुनाव से पहले, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें रोक दिया था। और अगर उस समय गठबंधन हो जाता तो आज तमिलनाडु की राजनीति का तस्वीर पूरा तरीके से अलग हो सकती है और कांग्रेस एक नई कहानी का हिस्सा बन सकती है। यही वजह है कि अब यहाँ चर्चा तेज हो गई है कि अगर विजय को बहुमत से कुछ सीट कम मिलती है, और जैसा कि हम लोग देख लिए हैं कि वो 107 सीट ही उन्हें मिली है, तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी? तो दोस्तों हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें समर्थन देने की बात तो कही है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या उनके और इनके में जो है वह गठबंधन हो पाता है। क्या राहुल गांधी अपना, अभी तो वो कह दिए हैं कि वो समर्थन देंगे, अब आगे देखना होगा कि क्या वो उन्हें समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन हमें जहां तक ऐसा लग रहा है कि अगर वो कहे हैं कि समर्थन देंगे तो मतलब साफ है कि वह उन्हें समर्थन देंगे। तो जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि राहुल गांधी में और एमके स्टालिन की पार्टी में गठबंधन था, क्योंकि चुनाव के दौरान एमके स्टालिन और राहुल गांधी के बीच वह तालमेल अब हमको नहीं देखने के लिए मिल रहा था जो पहले देखने के लिए मिल रहा था, और दोनों ने कोई बड़ी रैलियां भी नहीं की थी। यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं अंदर खाने कुछ और खेला तो नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी ने शुरुआत में विजय को हल्के में लिया, जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया बीजेपी को समझ में आ गया कि यह कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। और बीजेपी के नेता के अन्नामाली ने तो यहाँ तक कह दिया कि कभी कॉफी और चाय का मेल नहीं हो सकता है, यानी साफ इशारा था कि विजय और बीजेपी कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है दोस्तों, और यही अनिश्चितता इसी कहानी को और दिलचस्प बना देती है। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा भी आता है दोस्तों, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वह है केंद्रीय एजेंसी की भूमिका। और देश के कई राज्यों में यह देखा गया है कि चुनाव के समय ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वह बढ़ जाती है, लेकिन विजय के मामले में ऐसा कुछ भी हमें और आपको नहीं देखने के लिए मिला था। यही वजह है कि कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन पर भी उसी तरह का दबाव बनाया जाता जैसे दूसरे नेताओं पर
बनाया गया था तो क्या वह इतनी मजबूती से चुनाव लड़ पाते हैं। दोस्तों इस पूरे चुनाव में हमने एक और बड़ा मुद्दा देखा था और वह था SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का। विजय ने इसे लेकर खुलकर सवाल भी उठाया था और कहा था कि इतना कम समय में करोड़ों वोटर का वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ बताया था और सभी पार्टियों को एकजुट होने की अपील भी की थी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग विजय की सबसे बड़ी ताकत और उनकी ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटेजी पर। उन्होंने अपने पार्टी में उम्मीदवार चुनने के लिए बिल्कुल एक अलग ही सिस्टम अपनाया था। हजारों आवेदन उनके पार्टी में आए थे, लेकिन उन्होंने कैसे उम्मीदवार चुना आपको पता है? उन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, फिर उम्मीदवार चुना। इसमें यह देखा गया था कि कौन अपने इलाके में कितना ज़्यादा प्रभाव रखता है, किसकी जनता से कितना ज़्यादा जुड़ाव है और कौन असली लड़ाई लड़ सकता है। इस प्रक्रिया ने उनकी पार्टी को बहुत तेज़ी से लोगों के दिलों के अंदर पहुंचाया और उनका जो संगठन है वो और तेज़ी से मजबूत हुआ। दोस्तों आपको पता है विजय की सफलता का एक और बहुत बड़ा कारण क्या है? उनका फैन बेस था। वह पिछले 30 सालों से फिल्म में हैं और हर जिले में हर गांव में उनका फैन क्लब है मौजूद है। उन्होंने इन्हीं फैन क्लब को पार्टी के कैडर में बदल दिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। चुनाव के दौरान यही लोग उनके लिए जमीन पर काम करते नजर आए थे और दोस्तों यही वजह रही है कि उनके सभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ने लगी थी। इस पूरे कहानी का दोस्तों आपको पता है कि मैसेज क्या है? यह कि अगर चुनाव सही तरीके से लड़ा जाए और सही मुद्दे उठाए जाएं और जनता से सीधा जुड़ाव बनाया जाए तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर भी चुनाव जीता जा सकता है। और विजय ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में नई सोच और नई रणनीति के लिए हमेशा जो जगह है वह खुली रहती है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि क्या यह बदलाव अस्थायी रहेगा या सिर्फ एक लहर है, या सिर्फ ये एक लहर है जो समय के साथ ख़त्म हो जाएगी। क्या विजय अपने वादे पर कायम रहेंगे या सत्ता के दबाव में आकर समझौता कर लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत की राजनीति अब एक नया दौर में प्रवेश कर रही है जहां पहचान की राजनीति सबसे ज़्यादा काम और मायने रखेगी? तो बस दोस्तों यही थी अभी की वीडियो और आपको क्या लगता है इस वीडियो के हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से? लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा जो शुरुआत में रिक्वेस्ट किया था कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब और लाइक करके आप हमें भी वही ताकत दीजिए कि हम अपनी वीडियो में और गहराई और अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपके सामने वीडियो को रख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ।